सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है तिशा। आज हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं हर्ष, जिनकी रैंक एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में 17th है और ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद इन्हें कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट होने की वजह से कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि वो बिगिनिंग थी इनकी तैयारी की। सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने इनकम टैक्स हासिल करा और थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली ग्रेड सी एमईए लेके इन्होंने 17th रैंक जो है वो हासिल करी है। आज ये आपको अपने स्ट्रगल्स, अपनी स्टोरी, अपनी सक्सेस स्टोरी सब कुछ शेयर करेंगे। सो वेलकम हर्ष, वेलकम टू अपनी परीक्षा। कैसे हुआ? गुड इवनिंग मैम, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। तो जब आपने पीडीएफ में नाम देखा तो आपको क्या उम्मीद थी कि कितनी रैंक आपकी आ सकती है, और फिर 17 रैंक देख के कैसा लगा? वैसे तो मैम एग्जाम अच्छा गया था और रैंक में तरह पे मैं रैंक चेक कर चुका था, वहाँ 19th रैंक दिखा रहे थे, तो लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन या एमई में से मिल जाएगी। पहली फर्स्ट प्रेफरेंस एमई थी और सेकंड इलेक्शन कमीशन। और फिर भी अंदर ही अंदर ये था कभी ग्रेड सी का स्किल रह जाए, तो इसलिए थोड़ा डर लगा। चल, तो ये आई थिंक आपका थर्ड अटेम्प्ट था जैसा कि आपने मुझे बताया। तो एक बार आप बता सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में, तीनों में कितना नंबर है आपके? फर्स्ट में मैम 128 पॉइंट समथिंग थे और सेकंड में 150.6 थे शायद, और 176.56 है। ओके, मतलब मार्जिन तो बहुत ज्यादा है, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो सबसे पहले पूछूंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपकी पढ़ाई में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम टाइम दिया था तब तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था, वो तो वैसे दे दिया। और बड़े भाई ने बोला था कि एग्जाम दो, नर्वसनेस कम हो जाएगी, आके हेल्प मिलेगी, पता लगेगा कैसे क्या होता है। तो वो तो वैसे ही दिया था नहीं फर्स्ट टाइम। सेकंड अटेम्प्ट लेकिन आपने एक सीरियस अटेम्प्ट था जो, हाँ, सेकंड पीरियड था। अच्छा, और थर्ड अटेम्प्ट तो और सीरियसनेस से दिया था, क्योंकि वही पता था कि अब यहाँ से निकलना है इनकम टैक्स से। ग्रेट सी है कि, तो थोड़ा सा हर्ष आप इस बारे में बता सकते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, लाइक 10th 12th, थोड़ा ये बता सकते हो अपना? मैम वैसे तो 10th तक तो मैं वैसे ही घूमते थे, रेसलिंग वगैरह कर लेते थे, गांव में थोड़ा क्रेज था। तो 10th के बाद फिर मैं साइंस स्ट्रीम से नॉन मेडिकल से 12th की थी। वैसे तो कोरोना आ गया था तब, तो निकल गए थे बिना एग्जाम के। उसके बाद फिर मैंने स्टार्टिंग सोच के ही की थी कि अब तो गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं जाना है। 12th के बाद तो फिर कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली थी, फिर पढ़ते गए, होता गया फिर तो। तो मतलब ब्राइट स्टूडेंट, काइंड ऑफ अबव एवरेज स्टूडेंट आप रहे हो, तभी आपका सिलेक्शन जो है हुआ है। चलो, वेरी गुड। तो थोड़ा सा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो कि लाइक आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, और स्टेनो के बारे में आपको कैसे पता चला? स्टेनो के बारे में तो मेरी मासी की लड़की है सीबीआईसी में, आपको मुंबई पोस्टेड है वो। तो उनका सिलेक्शन हुआ था तो अच्छा लगा मेरे को, तो प्रोफाइल ऐसे देखा तो वो स्टेनो से तो तभी सोच ली थी 12th में। और पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अरे भाई क्यों पैट। अरे अब सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सब। भाई बहन किसमें है? बहन मेरी एम्स दिल्ली में है और नर्स है वो वहाँ के। और भाई पहले रेलवे में थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी में है। अरे वेरी नाइस। तो मतलब पूरा घर सरकारी नौकरी से अभी भरा ही हुआ है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, मोटिवेशन की कमी तो कहीं से भी नहीं है, यहाँ से वहां से। तो स्टेनो की फील्ड में आने के बाद, मतलब जब आपने इसकी तैयारी शुरू करी, तो फिर आपको कितना टाइम लगा था अपने सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने में? सिलेबस तो हम थोड़ा मैंने ब्रेक दे दे किया था। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, इस टाइम मेरा सिलेबस नहीं हुआ था तो प्री निकल गया था। तो फिर मैं स्किल की तैयारी करने लग गया, तो मैंने पढ़ाई छोड़ ही दी। फिर स्किल में ना तो स्किल हुआ ना प्री निकला फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड में स्टार्ट किया था अच्छे से, 5-6 महीने लगाए होंगे शायद। फिर उसके बाद स्किल की तैयारी करने लगे, तब दोबारा फिर रिटर्न छोड़ दिया। फिर इधर इनकम टैक्स में मिल गई थी, तो इधर ज्वाइन करने के बाद दोबारा फिर स्टार्ट किया था। करीबन मैंने जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट किया था ठीक। दोबारा। तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि आपने इनकम टैक्स से आपकी जॉब लग गई और आपने जून में कहा कि ज्वाइन भी कर लिया था, तो फिर आपने उस आज साथ में मैनेज कैसे करा पढ़ाई को, क्योंकि पढ़ाई करना ना मुश्किल हो जाता है ना जॉब के साथ, जैसे 9 to 5 की।
देखो थोड़ा तो मोटिवेशन था ही, जैसे बाहर की भी बाहर ड्यूटी आई आ रखी है, तो मेरी भी बाहर है, मम्मी पापा घर पे अकेले ही थे, तो ये था कि दिल्ली तो जाना ही जाना है रात में। तो यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई, अहमदाबाद हुई थी ज्वाइनिंग, तो वहाँ भी मेरे काफी दोस्त थे, 6-7 गेस्ट हाउस के साथ लिखते थे, और सारे सबको दिल्ली जाना था। तो अच्छा माहौल बन गया था पढ़ाई का, वहाँ पे स्टार्टिंग की थी हमने। तो स्टार्टिंग से सोच के ही आए थे कि जल्दी निकल जाना कि डिफेंस में यहाँ से, ऐसे लोन करते रहे फिर। चलो, तो थोड़ा-सा अगर हम मार्क्स के मतलब मार्क्स के बारे में पूछे तो आपके 176 प्लस नंबर है। तो एक बार इधेश में, जीके में और रीजनिंग में आपके कितने नंबर है हर्ष? इंग्लिश में तो 93 पे, और जीके में 31.5 या 75 थे, 31.5 थे शायद, और रीजनिंग में 45.75 थे। अरे! बहुत अच्छे नंबर है ये आपके, ग्रेड सीएमए मिल गया। जिस टाइम पे इतनी हाई कट ऑफ गई है, इतनी हाई कट ऑफ वैसे एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। बहुत ही हाई कट ऑफ जिन्होंने चली गई। मैं तो खुद शौक हूँ, बच्चे शौक है, सब शौक ही हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा आप हर्ष ये बताओगे कि आपकी इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी थी? फिर रीजनिंग की, फिर जीके की बात करेंगे। इंग्लिश तो हम जैसे मैं करीबन 3 घंटे तो वो ही निकाल देता, वो कैब नहीं पढ़ता था, वो कैब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था पिछली बार, वो कैब के क्वेश्चन बड़ा लिखते ही, तो ब्लैक से की। चलो गुड, ब्लैक बुक से करिए। आगे रटा कैसे मारे थे? देखो क्योंकि बच्चे कहते हैं हमसे तो याद ही नहीं होती, हमसे तो याद ही नहीं होती। डेली डेली पढ़ते थे, उसमें कुछ अपनी पर्सनल ट्रिक बना के लिख देता था पेंसिल, उसको बार बार रिवाइज करते रहो। ऐसे में जैसे सिमोनियम्स के साथ ईडियम्स करता था, दिन में 2 टॉपिक करता था मैं, वो क्या करके फिर वो खत्म करके ईडियम के साथ मैं वन वर्ड भी पढ़ ही लेता था, वो वैसे हेल्प करते हैं क्लोज टेस्ट वगैरह में, वो ऐसे करके रिवाइज करता रहता। चलो, और ग्रामर के लिए मतलब कैसे किया आपने? ग्रामर कैसे रिवाइज वगैरह किया? ग्रामर के तो नोट्स वगैरह थे मेरे पास पहले से ही, और फिर कुछ पिनाकन से कर लिया, यूट्यूब से इधर उधर कर लिया, मेन तो मॉक लगाता था, हिंदी सेक्शन मॉक क्या है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस अगर करिए, मतलब जो दिख रहा है उसको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। हाँ, वो एक ही चीज को बार बार करते रहो, ये किया था। तो आपने कौन-कौन से मॉक टेस्ट यूज़ करे हैं हर्ष? टेस्ट बुक ही किया था इस बार, तो पिछली बार ओली बोर्ड भी किया था, इस बार टेस्ट किया। तो तकरीबन आपने कितने सेक्शन दे दिए होंगे इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के? मैं डेली 2 देता था, एक सीजन में एक सीएचएसएल का, जैसे दो इंग्लिश के देता था, 2 जीके के, 2 रीजनिंग के, और थोड़ा टाइम कम पड़ता था, वरना मैं बहुत देना चाहता ही था। फिर उसमें जो ना आता उनको अलग लिख देता नोटबुक में, उनको रिवाइज करता रहता, यही था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये इंटरव्यू देखेंगे, उनका दुख दर्द जो है पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज में है। तो आपने उसको कैसे टैकल किया? एंड क्लोज टेस्ट के लिए तो मेरे को लगता है सिचुएशन और फिक्स प्रेपोजिशन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में डायरेक्ट उनसे ही क्वेश्चन कर जाए कि कहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए। उसमें PQRS तो मेरे बेकार दिक्कत हो जाते थे, पर शायद उनके लिए भी यही फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन, इन दोनों को छोड़ देते हैं मुझसे, वो शायद करने चाहिए, हेल्प देते हैं वो। और पैसेज को कैसे करते थे? क्योंकि पैसेज भी 10-15 नंबर का आता ही है आजकल, तो मतलब वो तो बोल हो गया है आजकल माँ की। प्रैक्टिस तो हम प्रैक्टिस में करता ही रहता था, जैसे सीपीओ की लगा लिए, उसमें अच्छे क्वेश्चन आ जाते थे, यूट्यूब पे रानी मेंबर आती है, वहां से कर लिया, वहाँ उनके 60 रूल्स ऑफ ग्रामर है, वो रिवाइज कर लिए, ऐसे लगते रहते हो। यूट्यूब से उठा लेता हूँ जिसमें खाली पैसेज पैसेज कराते हो, कहीं पे बैठा हूँ, जैसे ऑफिस में शोर शराबा हो रहा है, तो वहां से देख देख के क्वेश्चन लगा दिए, पूरा मतलब सीरियस पढ़ाई होने का। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है। और थोड़ा-सा अगर मैं जीके के बारे में पूछूँ और क्योंकि आपके नंबर जो आपने बोला 30 प्लस है, मतलब 31 समथिंग है। तो जी अच्छा, नंबर तो अच्छे हैं आपके। तो आपका सोच क्या था? बुक्स क्या थी? पहले आप थोड़ा बता सकते हो बुक्स क्या यूज़ करी है आपने? बुक्स तो मैम पिनेकल पीवाई की वाली जो है वो, बुक थोड़ा किया था मैंने, पर वो फिर बीच में ही छोड़ दी थी मैंने, लूसेंट ज्यादा हो रही थी, सब चीज़ इतनी आसानी से। अब तो थोड़ा लग भी ना रहा था कि उससे कुछ फायदा मिल रहा है, उस टाइम का थोड़ा पंगा था कि मैं जहाँ से अच्छी पढ़ाई हो रही है वहीं से करो मैं, तो फिर मैं पिनेकल की थी मैंने, और वो ऊपर मास्टर है तो उनसे की थी, कि उनकी पीवाई की सीरीज थी पार्ट 4, वो
कई बार रिवाइज की लगा। पीवाईक्यू सीरीज 4 करी थी स्टूडेंट्स इन्होंने, और साथ में इन्होंने बना क्या तेरे टेस्ट तो जरूरी है, टेनिकोस टेक्स्ट बुक के मॉक्स जो हैं आपने यूज करे हैं, चलो ठीक है। और तकरीबन आप डेली, मतलब डेली एवरेज आप कितने घंटे पढ़ा करते थे? वो करीबन 10-12 घंटे, 12 के आसपास हो जाते जो। ऑफिस आवर्स के बाद, या साथ में मतलब थोड़ा उसमें भी? ऑफिस में ही, ऑफिस होगा मतलब ऑफिस का भी काउंट करने के बाद ऑफिस में निकल जाता था टाइम, थोड़ा काम कम है ना, जेड सिटी में पोस्टेड हो है, तो यहाँ प्रेशर थोड़ा कम है। कुछ के लिए अच्छे ने मेरे वो थोड़ा हेल्प कर देते। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि हर्ष की इनकम टैक्स का काम क्या है, मतलब इनकम टैक्स में स्टेनोग्राफर बने आप अपने सेकंड अटेम्प्ट से, तो क्या काम करना पड़ता है आपको इनकम टैक्स के अंदर? वैसे यहाँ मिसलिनियस साइट काम है, स्टेनो का वैसे मिनट्स वगैरह का काम तो इतना रहा नहीं अब। जैसे वो तो ऑफिस वगैरह बड़े ऑफिस में ही है। हिस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा रहता है, हाँ। अब तो हम इनकम टैक्स में भी जैसे हेडक्वार्टर वगैरह हो, वहाँ तो थोड़ा मिनट्स वगैरह भगाने को पड़ता है, मीटिंग वगैरह होती है, तो मैं जेड सिटी में तो यहाँ ऐसा कुछ काम स्टैंडर्ड का बख्शता नहीं है। वही इसलिए काम है, वही हम करते, जैसे किए है हमारे यहाँ पे वो भी करते थे वही काम, इंस्पेक्टर भी वही कर रहा है। ऐसे में वही मिसलेनियस सा ही काम था, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि स्टेनो ये करेगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल रहता है। और इन्वायरमेंट कैसा है आपके ऑफिस का, मतलब सब ठीक? स्टेनोग्राफ की बस ठीक है, मतलब इनकम टैक्स के लिए ही बच्चों ने सीबीडीटी का भी लिया है जैसे बहुत सारे बच्चों ने, तो उनको आप ऐसे बोलोगे कि भाई बढ़िया है, काम वाम सब ठीक है? हाँ, वर्क प्रेशर इतना नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, डिपार्टमेंट अच्छा है। बस थोड़ा ERR के बाद प्रमोशन स्लो हो गया है, पर ओवरऑल अच्छा है। चलो, ओवरऑल बहुत अच्छा है, ओके ठीक है। तो अभी आपका इंक्रीमेंट वगैरह लग गया या फिर क्या हिसाब चल रहा है? अभी आपकी कितनी करंट सैलरी है इनकम टैक्स में? मेरी तो एक इंक्रीमेंट लगा है मेरे को जनवरी में, तो जेड सिटी में 41,000। आपकी जेड सिटी है, आई थिंक, तभी तभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि अब स्किल के ऊपर आते हैं, तो स्किल में आपकी टाइपिंग स्पीड क्या थी? जब आप जा रहे थे तब आपकी टाइपिंग स्पीड लगातार क्या थी? टाइपिंग स्पीड तो मेरी ठीक ठाक थी, 55 के आसपास लिख लेता था। चल, डेली बेसिस पे आप कितनी टीसीज को ट्रांसक्रिप्ट करते थे? हम ट्रांसक्रिप्शन तो करीबन 6-7 कर देता था मैं दिन में, सब दिन में तो एक ही दिन? लगा ही रहता था। और कुछ काम, हाँ, और कुछ काम तो था नहीं, हम ना खाना बनाना, बाहर गए खाना खाए, सुबह जल्दी उठ के करने लग जाता था, शाम तक करते रहते थे, लंच में ऑफिस में कर लेता था। चलो तो यार, ऐसे ये वाली बात है। तो जब आप अपना स्किल देने गए थे, उससे पहले आपकी तकरीबन कितनी स्पीड थी, मतलब कि आप कितनी स्पीड पर लिख रहे थे घर पे? फिर मैम 110-15 तक मैं 100 मिस्टेक आ जाता था फिर तो बुक केस से। है, क्योंकि दूसरे पे तो ज्यादा कमांड नहीं ली, पर केसी पे अच्छी कमांड थी। जहाँ क्योंकि केसी ज्यादा मतलब इस बार लकीली केसी ही आ गई उठ के। देखा जाए तो इंग्लिश वालों के लिए तो ये होता कि पीवाई की उठ के आ गया कि भाई लो, और इससे इजी क्या ही देंगे। कहाँ दिया था आपने स्किल? दिल्ली के सागर, दिल्ली में कह रहे थे गुजरात में दिखता? दिल्ली में दिया, दिल्ली में दिया था। दिल्ली में कौन सा सेंटर था आपका? वो था वो किरण कूदना घेवरे में है, घेवरा। शायद। ठीक है, इस बार के सेंटर्स वगैरह ठीक थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी, क्योंकि बच्चों का कभी पड़ जाए तो ठीक था। नहीं मैम, दिक्कत कुछ नहीं थी, मैं मेरे को थोड़ा डरा दिया गया था दोस्तों के द्वारा कि कहते थे अच्छे थे, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया उन्होंने, बढ़िया था एक्सपीरियंस। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर हर्ष आपसे पूछे, अगर कोई एस्पिरेंट है वो बोल रहा है कि भैया अभी मेरे मार्क्स जो है 120 130 पे स्टक हो गए हैं, और आपके तो 176 मार्क्स हैं, तो आप थोड़ा सा उन्हें कैसे सजेस्ट करोगे कि वो कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज करें इस टाइम पे, क्योंकि एग्जामिनेशन तो बस 20 30 दिन बाद ही है। क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी आ सकता है उसमें तो। हाँ जी बोलिए, बोल। हाँ जी, हाँ जी बोल। हाँ, जीके तो अनएक्सपेक्टेड ही है, उसका तो ज्यादा कुछ कर ना सकते, तो पर मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश और रीजनिंग पर अपनी अच्छी कमांड रखनी चाहिए।
क्योंकि ये निकल गए ना तो जीके कवर अप हो जाएगी। मैं अगर ये तो स्ट्रांग हो गए ना अपने सब्जेक्ट, तो जीके का चल जाता है काम। बाकी पढ़नी चाहिए जीके भी बहुत ज़्यादा, पर उस पे ये ना होना चाहिए कि रीजनिंग को भी छोड़ के जीके पढ़ रहे हैं, एक भी सब्जेक्ट वो नहीं हुआ, जीके पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेरे हिसाब से जीके बाद में करनी चाहिए, जब इंग्लिश और रीजनिंग हमारी वो हो जाए ना स्ट्रांग, तो जीके पे ज़्यादा ध्यान। पहले मतलब फोकस करो 21 पे, फिर फोकस करो रीजनिंग पे और फिर जाके करो रीजनिंग वो सॉरी जीके पे, है ना? और आप थोड़ा-सा इस पे गाइड कर सकते हो कुछ? ये एनालिसिस कैसे करना चाहिए मॉक्स का? एनालिसिस। एनालिसिस तो है, मैं जैसे आज मॉक लगाया उसके बाद देख लिया वो। अ, मेरे सेक्शनल तो मैं रोज़ एनालाइज़ करता था अपने, फिर वीकेंड पे वो पिछले भी इस हफ्ते में जितने मॉक लगाए वो पूरे वो देख लेता था एक बार दोबारा। क्वेश्चन को सेव कर देता हूँ, सेव्ड क्वेश्चन दिख जाते थे टेक्स्ट बुक पे। और जैसे फुल मॉक लगाता था मैं हर वीकेंड पे, जैसे दिन में तो टाइम कम मिलता था ड्यूटी के बाद। फिर मैं स्टार्टिंग से जब मैंने तैयारी शुरू की तो स्टार्टिंग से ही लगाता था हर वीकेंड पे, ताकि पता लगता रहे कौन-सा क्वेश्चन मेरा कमज़ोर है, वहाँ पे ध्यान दे सकूँ। कुछ मेरे दोस्त भी थे जो बिल्कुल लास्ट में लगाते थे, पर मेरे हिसाब से लास्ट में ना लगाने चाहिए, क्योंकि 1 डेढ़ हफ्ते पहले पेपर से क्या ही ठीक पड़ता हो गया। बात तो सही है। ये है, ठीक है। तो पहले लगाता तो मैं तो मतलब जैसे रीज़निंग में कोई टॉपिक है बार-बार गलत हो रहा है, तो एक दिन बैठ के आराम से वो चैप्टर ही पूरा खत्म कर लिया। हर तरह के क्वेश्चन लगा लिए कि इतना कर ले कि आगे से उससे तो गलत ना हो कम से कम। और एक्यूरेसी पे फोकस करना है ना इस एग्जाम में, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम पे इसमें काफ़ी मिल जाए तो एक्यूरेसी भी। ठीक है। तो मॉक्स में आपके कितना स्कोर आ रहा था? जैसे जब आप पेपर देने उससे पहले आपका कितना स्कोर आ रहा था तकरीबन? मेरा एक में 158 आया था, एक में 155 और तो सब में 160 प्लस। चलो वेरी गुड, मतलब अच्छी खासी तैयारी थी और परसेंटाइल भी आई थिंक 95 से ऊपर ही चल रही होगी। हाँ, 98, 99 तक ही थे, 98 से नीचे तो नहीं। फिर तो इसका मतलब कहीं न कहीं पता था पहले से कि भई अच्छा कर रहा हूँ और बेस्ट ही करूँगा, बाकी किस्मत है ग्रेड सी एमए मिल जाए नाम पे। सो थोड़ा-सा आसान ये बताओ कि आप अपनी परीक्षा से मतलब कब मिले थे? कि मतलब आपको पता चला कि अच्छा ये चैनल एक्ज़िस्ट करता है। और मैं आप सबको बता दूँ कि ये हमारी पेड मेंटोरशिप के कोई स्टूडेंट नहीं है, ना इन्होंने हमारा स्किल लिया है। ये खुद ही बताएँगे इन्होंने हमें कैसे भई अप्रोच किया, सब कुछ यही बताएँगे। स्टेनो पे तो आप थोड़ा आप ही ध्यान देते हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ स्टेनो पे थोड़ा ध्यान टीचर कम ही देते हैं यूट्यूब पे, थोड़ा बताते कम है वो। तो जैसे 22 बैच से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 22 वाला था जो स्टेनो, तो उसमें तो ये था कि हो गया या ना होगा, लग ही रहा था मुश्किल ही होगा, और थोड़ा बहुत आपसे देखते थे वो। ओके। तो फिर 23 तो यार ठीक था, सीरियस अटेम्प्ट ही था, उसमें देखा तो वो कोई बता रहा 155 जाएगी बीआरओ की, वही 158 जा रही, वो हमारे 150 मार्क्स थे मेरे। तो उनको मैं देखता नहीं था, फिर वो हर 5-10 घंटे में एक वीडियो डाल दे, और दूसरे तो बोला ठीक मिलेगा आपका चांद, डालते ही थोड़े 1-2 दिन बाद पेपर एक्यूरेट डालते हैं। बुक्स वाली आपकी वीडियोस भी वो भी बहुत अच्छी लगी, हम बहुत हेल्प मिली वहाँ से। 23 बैच में तो आपकी ये देखता रहता था, और 24th बैच में 24 वाले में तो मैंने ये देखा कि दूसरे वाले का मैं इस बार देखा ही नहीं। आपका सब्सक्राइब कर रखा था, वो पूरे नोटिफ़िकेशन आते तो देख लेता था, वरना ऑफिस में लगे रहते थे हम तो। चलो थैंक यू सो मच। और आई थिंक मेरे को जहाँ तक लगता है मुझे टीम ने बताया था, मैं श्योर नहीं हूँ, जो फ्री मेंटोरशिप हमने लॉन्च करी थी आपने उसको भी थोड़ा बहुत देखा था, जहाँ तक मुझे टीम ने बताया था कि फ्री मेंटोरशिप के लिए उन्होंने येस करा है। तो आपको कैसे हेल्प मिली थी उससे थोड़ा बता सकते सो दैट स्टूडेंट्स को पता चले कि भाई अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको पेड मेंटोरशिप की जरूरत नहीं होती है, अगर करने वाला इंसान है वो वैसे भी कर लेगा, नहीं करने वाला तो वैसे भी नहीं कर रहा। हाँ, जी वो ऐसा ही है कि डायरेक्शन थोड़े दिख जाए ना तो हो जाता हार्ड वर्क करके निकल ही जाते हैं। बस ऐसा ही है। और वो थोड़ी आप डायरेक्शन ले लेते थे कि ये चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हो, तो कर लेते थे हम भी। चलो भाई थैंक यू सो मच। बाकी आप ग्रेड सी एमईए लेने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि भाई ये इस टाइम पे जो कट ऑफ गई है मतलब उसके में तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बनता है, क्योंकि सीरियसली इतनी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बहुत ही हाई कट ऑफ चली गई है, देखा जाए तो इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि एवरीवन मगर पिछली बार 164 थी सर, 176 चली गई, इस पे डीओपी थी 163 चली गई है इस बार तो।
मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ है ये, मतलब जितने भी बच्चों का नहीं हुआ है ना, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएँगे, एम्स आ रखा है, सीएसआईआर आएगा, डीट्रिपल एसपी आ रखा है, आप वो ज़रूर दीजिए एग्ज़ामिनेशंस। और आपने भी कोई और एग्ज़ाम्स दिए थे हर्ष, लाइक एसएससी के अलावा या स्टेनो के अलावा कभी कोई? वैसे मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी तो सीजीएल की तरफ तो मैं गया ही नहीं अभी। तो ये मैंने ये 3 अटेम्प्ट तो स्टेनो के दिए थे, एक सीएचएसएल का और एक एमकेएस का शायद। यही दिए, इतने ही दिए थे, ज़्यादा एग्ज़ाम तो नहीं दिए। और अभी आपकी एज भी 21 ही है। तो अभी तो मतलब काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है। आगे क्या सोच रहे हो? मतलब यही फुल स्टॉप है कि बस ग्रेड सी एमए मिल गया, इसी से मैं प्रमोशन लेता रहूँगा, या सोच रहे हो आगे कुछ और भी देख सकता हूँ? अभी तो हम थोड़ा रेस्ट ही करने की सोच रहा हूँ मैं। अरे कभी आगे कैरियर चेंज करना होगा तो देखते हैं, कभी वरना स्टेनो तो अब नहीं करनी हो। अब स्टेनो नहीं, अब तो के सीएमए से ऊपर क्या लेना है? तो अब तो फिर हम कभी आगे देखें, कैरियर चेंज करना होगा दोबारा करके देखेंगे कुछ, वरना अब तो ठीक ही है। फुल स्टॉप है स्टेनो का। अब इसके अलावा एक कोई और एग्ज़ाम देना हुआ सिविल सर्विसेज़ या पीसीएस या इससे अच्छा, तो क्या को दे दोगे, राइट? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच हर्ष, आज कनेक्ट होने के लिए और हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए। एक बार आपसे ट्राई करेंगे, टाइम मिलेगा तो फिर से कनेक्ट होके उस वक़्त इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन इनकम टैक्स में हुआ है, उनको बहुत ज़रूरत भी होती है ऐसी वीडियोज़ की, तो कोशिश पूरी करेंगे। बाकी मैं यही बोलूँगी कि आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए और कांग्रेचुलेट्स परीक्षा, थैंक यू सो मच।